हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एटम और न्यूक्लियाई चैप्टर की। करेंगे क्विक रिवीजन। और इस दोनों ही चैप्टर से हमारे बोर्ड में अराउंड 7 to 8 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है, तो हम लोग वो ही थ्योरी को ध्यान से पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे। हम लोग बात करते हैं एटम की। ठीक है ना। तो बच्चे, जब भी साइंस ने डेवलपमेंट किया तो पहले लोगों को ये लगने लगा कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूट से मिलकर के बने होते हैं। जैसे अगर वाटर है तो वाटर वाटर के कॉन्स्टिट्यूट से मिलकर के बना है, शुगर है तो शुगर शुगर के कॉन्स्टिट्यूट से मिलकर के बना है। तो जो उनका स्मॉलेस्ट था वो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल को ही माना गया। तो किसी ने कहा कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल भी तो किसी से मिलकर बना होगा। तो कहना हाँ, वो किससे मिलकर बना है? तो बोला गया वो जो है कई सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना है। सपोज वाटर है तो H2O, वो पूरा एक मॉलिक्यूल हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से बोला कि नमक है NaCl, वो पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल हो गया। तो कई दिनों तक ये परसेप्शन चलता रहा कि मॉलिक्यूल ही सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। फिर ये आया कि नहीं बच्चे, मॉलिक्यूल्स नहीं, मॉलिक्यूल से भी छोटी चीज़ कोई होती है और वो होते हैं एटम्स। और एटम को भी ये माना गया है लास्ट में कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूट है। लेकिन साइंस ने और डेवलपमेंट किया और पाया कि नहीं, एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है और एटम से भी छोटे कोई कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनसे मिलकर के एटम हमारा बना हुआ है। ठीक है। तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के एटम बनता है। तो अब इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो ये माना गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब बात आई कि सर अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है तो आखिर एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता होगा। तो इस कहानी की शुरुआत के लिए अब यहाँ पे कई साइंटिस्टों की होड़ हो गई, होड़ मच गई, और सब लोग जो है इस मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी अपनी थ्योरी को देने के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो आइए वन बाय वन जो आपके सिलेबस में है उनको पढ़ते हैं, उनके क्या ड्रॉबैक्स थे, कैसे नए नए उसको अटैक किया, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग बच्चे जानते हैं। तो पहले मॉडल की अगर हम बात करें कि पहला मॉडल कौन सा होने वाला है, तो बच्चे पहला जो मॉडल होगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं थॉमसन मॉडल। कौन सा पढ़ने वाले हैं? थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो क्या होता है थॉमसन मॉडल, क्या उन्होंने रिप्रेजेंट किया, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चे, थॉमसन मॉडल कब दिया गया? 1904 इसमें दिया गया। और इन्होंने क्या क्या चीज़ बताने की कोशिश की, इस चीज़ पे हम लोग बात करते हैं। इन्होंने कहा कि सर एक काम करिएगा, जो हमारा एटम होता है ना, वो सबको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। तो जो भी पूरा का पूरा ये एटम होता है, ये एक वाटरमेलन की तरह ट्रीट करता है। किसकी तरह ट्रीट करता है? वाटरमेलन की तरह ट्रीट करता है, जिसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और जैसे कि वाटरमेलन में सीड्स होते हैं ना ब्लैक कलर के, वो एज अ इलेक्ट्रॉन ट्रीट करते हैं, जिससे हमारा ओवरऑल एटम क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। तो उन्होंने कहा जो भी रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का, दैट इज कंसीडर एज अ पॉजिटिव चार्ज, और जो भी वो इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं इन अ वाटरमेलन, दैट विल ट्रीट लाइक अ सीड। ये इनका परसेप्शन था। और जैसे कि सबको पता है कि एटम न्यूट्रल होते हैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, और इससे ओवरऑल एटम क्या होने वाला है? न्यूट्रल होने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हो पॉइंट वाइज यहाँ बात की गई है। द एटम इज अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। और इन्होंने साइज कितना बोला बच्चे? एटम का साइज कितना बोला? कई बार एग्जाम में आता है कि एटम का साइज की रेंज क्या है, तो 10⁻⁻10 मीटर रेडियस की होती है। नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसकी तरह एम्बेडेड होते हैं? प्लम्स इन पुडिंग की तरह, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है ना। एटम्स एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है। ये चीज मैंने आपको बता दी, ये इनके मॉडल में था। अब क्या ड्रॉबैक्स आने लगे? भाई मॉडल तो देके इन्होंने आगे बढ़े, पूछा किसी को कोई प्रॉब्लम, कई सौ लोगों ने हाथ उठा दिया। किसने किसने उठाया, क्या क्या कमियां थी वो देखते हैं। कमी नंबर 1, सर इन्होंने कोई स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में बात ही नहीं की। ये क्या होता है? जब कोई एटम रखते हैं तो वो लाइट एनर्जी को रेडिएट करता है,
वो एनर्जी रेडिएट करता है, स्पेक्ट्रल सीरीज की यहाँ पे निकलती हैं। तो इन्होंने क्या किया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑब्जर्व इन द हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडल हीटिंग शुड कॉज द इलेक्ट्रॉन्स टू ऑस्किलेट एंड एमिट द रेडिएशन ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसीज नॉट जस्ट द स्पेसिफिक वन। तो इनका ये रीजन तो फ्लॉप हो गया क्योंकि इन्होंने स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में अपने मॉडल में कोई भी बात नहीं की। नंबर 2, स्टेबिलिटी की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा वाटरमेलन रखा है, सीड्स रखे हैं और बस न्यूट्रल है, इतना ही है। बाकी देयर वाज नो क्लियर एक्सप्लेनेशन अबाउट द हाउ द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स स्टेबल विद इन द पॉजिटिव स्फीयर, इसकी कोई बातचीत नहीं की गई। तीसरी चीज है, उस समय एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, तो उनके दो साइंटिस्ट स्टूडेंट ही थे जो कि पीएचडी इनरोल्ड थे। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वो भी क्या करने वाले थे, जीजर एंड मार्टसन नाम था उनका। और वो क्या कर रहे थे, वो गोल्ड की एक फॉइल को लेकर के उसको इतना मिनिमाइज कर दिया और उसमें अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डरिंग कराने लगे। तो उन्होंने आकर के अपोज किया कि भैया आपके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो कि ये पूरा का पूरा इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और हम अभी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम ये पा रहे हैं कि सर कोई भी अल्फा पार्टिकल जब यहाँ जाता है तो वो तो दूर से डेविएट नहीं होता है बल्कि वो सीधे निकल जाता है। वो अल्फा पार्टिकल्स, कई सारे अल्फा पार्टिकल्स यहीं से निकल जाते हैं। तो अगर उसके अंदर पूरे में पॉजिटिव होता बच्चे तो इन अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कि अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को भी थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर भैया जब नहीं कर पाए तो कहा गया कि भाई आप जीजर एंड मार्टसन रदरफोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, आप ही ने उनको, आपका कॉज ज़्यादा है कि आपने कहा कि नहीं हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सारे अल्फा पार्टिकल्स निकल जा रहे हैं, तो आप ही कुछ बताइए क्या आप कर रहे हैं। तो कहते देखिए पहले आप हमारे मॉडल से पहले आप हमारे एक्सपेरिमेंट को समझिए, ठीक है। तो जब मॉडल से पहले एक्सपेरिमेंट समझने की बारी आई, ये देखिए जीजर एंड मार्टसन, कई बार एग्जाम में ऐसा आता है कि जीजर एंड मार्टसन एक्सपेरिमेंट को समझाइए, बच्चे जान ही नहीं पाते कि ये है क्या। तो याद रखना ये रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही है, ठीक है। आप देख सकते हो ये अल्फा पार्टिकल सोर्स है, यहाँ से गोल्ड की एक बहुत ही थिन लेयर को लिया गया जिसमें एक इतना पीट पीट करके पतला किया गया कि लगभग सिंगल एटम ही एग्जिस्ट कर पाए, ठीक है ना। तो जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल जाते हैं तो इन्होंने क्या देखा, लाइट डिटेक्टर मशीन के थ्रू इन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे लाइट पास कर जा रहे हैं, उनमें कोई डेविएशन देखने को नहीं मिल रहा था। तो उसके कंक्लूजन पर आते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passed straight through within no deviation implying the atom is mostly empty space। तो पहली बात ही इन्होंने बोल दी कि भैया एक बात अब जान लीजिए कि ये जो बोल रहे थे कि पूरा का पूरा सॉलिड है, ये बिल्कुल गलत है। कई सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब एटम का 99.9% पार्ट कैसा है, हॉलो है, वो सॉलिड नहीं है, ठीक है भाई। दूसरा, स्मॉल फ्रैक्शन अप्रोक्सीमेटली 0.14% वर स्केयर्ड मोर देन 1 डिग्री। तो जो एक मतलब 1 डिग्री से भी ज्यादा का जिनमें डेविएशन है ना, वो पता है कितने, 0.14%, 99.96 ऐसे हैं, 99.9% ऐसे हैं जो सीधे निकल जा रहे हैं, 0.1% के बाद ऐसे हैं जो डेविएशन कितना कर रहे हैं, 1 डिग्री से ज्यादा का कर रहे हैं। अगर हम 8000 अल्फा पार्टिकल्स को दे रहे हैं तो कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो मोर देन 90 डिग्री से डेविएट हो रहा है। अगर 8000 अल्फा पार्टिकल्स यहां से पास कराते हैं तो केवल एक ऐसा अल्फा पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, मोर देन 90 से, मतलब यहां से गया और ऐसे करके ऐसे आ गया, तो बहुत कम ऐसा है, ठीक है। तो ये इनका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। तो ये जब इन्होंने बताया तो इससे पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बच्चे तुमको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, 2 डेफिनेशन यहाँ पर आती हैं। कौन कौन सी, एक है क्लोजेस्ट अप्रोच। इनके एक्सपेरिमेंट में एक डेफिनेशन आती है कि क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, और दूसरा होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। सर ये क्या होते हैं, तो
तो भैया ये दो डेफिनेशन आपको याद रखना है। क्लोजेस्ट अप्रोच सर क्या होता है, तो याद रखना भैया कि अगर यहाँ पे सपोज हमने कोई एक ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड का लिया हुआ है, गोल्ड का जब हमने यहाँ पे एटम लिया हुआ है और इसमें एक टाइनी पार्टिकल होता है, ठीक है ना, तो जब अल्फा पार्टिकल को आप बम्बार्डिंग कराते हो तो यहाँ तक गया और उसके बाद फिर ये फिर से क्या होता है, यहाँ तक तो गया और जाने के बाद फिर से यहाँ से वापस आ जाता है। तो एक सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस तक जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के पास तक जाता है और उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। सर कैसे निकाल सकते हैं इस क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में, तो भैया यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का चार्ज, और यहाँ पे कितना होता है प्लस ZE, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है K Q1 Q2 अपॉन R0। तो बस यही पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल करोगे तो यहाँ से R0 मिल जाएगा। बस याद रखना अगर ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है तो इसको पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन बी रिटन एज 1.6 10⁻⁻19 जूल, ठीक है ना। तो अगर हमें कभी दिया हुआ है कि 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक अल्फा पार्टिकल है तो उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच बताइए, तो क्या करना है, उसको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर देना है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, पहले जूल में। जैसे ही जूल में कन्वर्ट हो जाएगा R0 इधर, बाकी सारी वैल्यू रखेंगे, वी विल गेट द आंसर, ठीक है ना। अब सर ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर वो होता है बच्चे कि देखो यहाँ पे सीन एक ये देखेंगे कि सर एक सेंटर लाइन होती होगी, एक यहाँ से ये सेंटर लाइन होती है, ये यहाँ पे एक सेंटर लाइन होती है, ठीक है ना, एक यहाँ पे ये सेंटर लाइन होती है जहाँ पे न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम एक पार्टिकल को ऐसे यहाँ से लेते हैं जो दूर न्यूक्लियस से काफ़ी दूर यहाँ से लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया और सर अब ये चलते चलते क्या करने लगा, ये पार्टिकल यहाँ से डेविएट करेगा, ये पार्टिकल यहाँ से डेविएशन शुरू कर दिया, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये आ कौन रहा है, अल्फा पार्टिकल। तो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो डेविएशन स्टार्ट कर रहा है, डेफिनेशन याद रखिएगा, ये डेफिनेशन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आती है। अल्फा पार्टिकल का वो लाइन ऑफ एक्शन जो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा दूर पे जो पार्टिकल डेविएट करना शुरू कर रहा है, जैसे अगर किसी सर्टेन एंगल थीटा पे ये डेविएशन शुरू कर रहा है तो एकदम पास वाली डिस्टेंस नहीं, उस अल्फा पार्टिकल का लाइन ऑफ एक्शन को न्यूक्लियस से दूर किस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। ये क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर होता है, ठीक है। तो आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस विच गोइंग टू डेविएट, जो डेविएट होने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये दोनों डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एक एक मार्क्स के लिए, तो इनको जरूर अच्छे से तैयार करके जाना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, अब जब रदरफोर्ड आ गए कि भैया मॉडल तो रिप्रेजेंट करिए, चलिए आपकी थ्योरी हमने समझ लिया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग समझ लिया, अब आपके अकॉर्डिंग मॉडल है क्या, एटम है क्या। तो उन्होंने कहा देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये है कि एटम का जो साइज बताया था थॉमसन ने वो बिल्कुल सही बताया। उन्होंने एटम का जो साइज बताया वो बताया कि 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में होता है, वो बिल्कुल सही है। यहाँ से इसकी जो रेडियस होगी वो 10⁻⁻10 ही होगी, ठीक है। लेकिन जो पूरा सॉलिड बोल रहे थे ऐसा नहीं है, पूरा जो सॉलिड बोल रहे थे ऐसा नहीं है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ द एटम आर कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रीमली स्मॉल सेंटर कोल दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। तो उन्होंने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग एक सर्टेन रेंज में कोई पार्टिकल है जो कि 10⁻⁻15 रेंज में है, जहां पे पूरी बॉडी का पॉजिटिव चार्ज और मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं, ठीक है।
दूसरी चीज बाकी सब एम्प्टी है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टेशनरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे देखो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे रिवोल्यूशन चल रहा है, ठीक है ना। और क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स दे रहा है और इसी अट्रैक्शन फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगा और उन इलेक्ट्रॉन्स को सर्कल में रिवॉल्व करा रहा था, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट मच लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। और दूसरी चीज, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, न्यूट्रल हो रहे थे। जितना पॉजिटिव था उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसलिए ओवरऑल कैसा है, न्यूट्रल है। ये मॉडल था किसका, रदरफोर्ड का। अब साइंटिस्टों ने इनको सुना, समझा, बोला, इन्होंने बोला कोई दिक्कत, 2-3 हाथ उठे भाई, कहें नहीं दिक्कत तो बिल्कुल है, हमें भी है। कहें क्या दिक्कत है, कहें सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम हैं। आपने बहुत सही बताया, क्या बताया, अगर तुम्हें याद रखना है कि रदरफोर्ड ने क्या क्या बताया। नंबर 1 थिंग कि जो भी पॉजिटिव चार्ज और मास है वो टाइनी पॉइंट में है, जिसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं, जिसकी रेडियस 10⁻⁻15 मीटर है। नंबर 1 हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स दैट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, 2 हो गया। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, दैट इज न्यूट्रल पॉइंट, हो गया। और चौथा उन्होंने ये भी बताया कि जो भी यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो हॉलो है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि इनकी क्या कमियां थी। तो बच्चे इनकी कमियां समझते हैं, इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं। सबसे बड़ी कमी इनकी, इन्होंने भी स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स में ध्यान नहीं दिया, कोलैप्स पैराडॉक्स को इन्होंने नहीं उसको समझा पाए सही से। लेकिन ये क्या होता है सर, तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एक बात हुई थी। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या कहा था कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल ऑलवेज रेडिएट एनर्जी। कहन ठीक है सर, रेडिएट करता है। तो कहना अगर रेडिएट करता है तो अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो जब ये यहाँ से ऐसे रिवॉल्व करेगा, और रिवॉल्व जब कर रहा है बच्चे, तो होगा क्या, इसकी एनर्जी लॉस होगी। जब इसकी एनर्जी लॉस होगी तो धीरे धीरे इसकी रेडियस कम होती जाएगी, रेडियस कम होती जाएगी, धीरे धीरे जाकर के न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। तो जब कोलैप्स कर गया तो एटम की एग्जिस्टेंस कहाँ हुई, तो ये चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देख सकते हैं, इन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग चार्ज क्लासिकल थ्योरी dictates it must contain radiates energy as electromagnetic wave. This loss of energy would cause to spiral inwards and collapse into the nucleus, ठीक है ना, और वो न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। दूसरा क्या चीज थी, किसी ने कहा चलो हमने मान भी लिया कि आपका इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है और वो एनी हाउ स्टेबल भी है, लेकिन बच्चे आपके अकॉर्डिंग तो जो सीरीज मिलेगी वो कैसी मिल रही है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रल सीरीज मिल रही है, कहीं कोई गैप नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व किया गया, प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया कि सर जो हाइड्रोजन और बाकी अदर एटम्स थे उनमें जो हमें सीरीज मिल रही थी वो डिस्क्रीट मिल रही थी। मतलब पूरा यहाँ पे ऐसे था, अचानक से कोई रेड लाइट आ गई, फिर क्या हुआ, अचानक से कभी ग्रीन आ गया, कभी ब्लू आ गया, कभी वॉयलेट आ गया, इस तरह से हो रहा है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम थोड़ी ना मिल रहा था हमें। तो ये 2 इनके ड्रॉबैक्स थे जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो बच्चे जब ये दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो फिर ये हुआ कि अब कैसे किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन आया, किसने इनको एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं किसकी, जब ये 2 एक्सपेरिमेंट्स, 2 इनकी ड्रॉबैक्स थे स्टेबिलिटी का, नंबर 1, नंबर 2 इन्होंने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में बात किया। तो अगर ये दोनों चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो बोर्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि नहीं भाई, रदरफोर्ड सर ने तो बहुत अच्छा बताया, जो 2 इनकी छोटी छोटी कमियां थी वो मैं दूर करने आया हूं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई कि आ जाओ भाई, एटम का नया मॉडल मैं बताऊंगा। ठीक भाई, चलते हैं। तो एटम को मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए जब बोर पहुंचे, उन्होंने कहा जो हमारे रदरफोर्ड सर थे, सम्मान के साथ उनको बोला कि जो इतनी बातें उन्होंने बोली उसको मैं पहले स्टार्ट करूंगा और उसके बाद जो कमियां थी उनको रेक्टिफाई करूंगा। ठीक है, क्या देखिए मेरे रदरफोर्ड सर ने कहा, नंबर 1 थिंग
कि जो भी पॉजिटिव चार्ज, जो भी हमारे एटम का पॉजिटिव चार्ज मास होता है 99%, और जो मास होता है वो एक टाइनी पार्टिकल में कॉन्सेंट्रेटेड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक चलेगा। उसकी रेडियस बता दी 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ये भी ठीक है। ओवरऑल न्यूट्रल है, ये भी ठीक है। कहीं सबसे बड़ी दिक्कत किसको आ रही है और कहाँ आ रही है? तो किसी ने कहा मुझे आ रही है, क्योंकि इन्होंने स्टेबिलिटी एटम नहीं बताया कि हमारा इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे है, कैसे रिवॉल्व हो रहा है, एटम पूरा एग्जिस्ट कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर रिवॉल्व करेगा तो क्लासिकल थ्योरी के थ्रू क्या करेगा, वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और अगर एनर्जी रेडिएट करेगा बच्चे तो उसकी रेडियस डिक्रीज होती जाएगी, स्पाइरल फॉर्म में वो जा करके न्यूक्लियस में कोलाइड कर जाएगा। तो कैसे अब होगा? और दूसरा डिस्क्रीट जो है स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में नहीं बता पाए। चलिए इन दोनों थ्योरी को चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल ऑर्बिट। तो अब आए बोर्स एक नई चीज लेकर के जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल ऑर्बिट एंड बोर्स पोस्टुलेट्स। बोर्स ने कहा देखिए अब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स को मान लेंगे, तो आपको ये दोनों प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। कैन ठीक है भाई, क्या है तुम्हारी वो स्टेबल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट? उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए, आप लोग क्या अपने घर में जब रहते हैं तो खाना खाने का पैसा देते हैं? क्या आप लोग अपने घर का किराया देते हैं? तो कहें नहीं सर, हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं करते, घर जाते हैं, सुबह खाते हैं, शाम खाते हैं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करते हैं, कोई पैसा नहीं और ना ही कोई किराया, क्योंकि हम तो अपने घर में हैं। अब अपने घर में किसको देना? तो कहें बस यही बात है। क्या बाहर आप होटल जाते हैं वहाँ ऐसा होता है? कि नहीं, वहाँ तो रहने का भी पैसा लगता है, साथ साथ अगर एक कप चाय पिया, पानी पिया, उसका भी पैसा लगेगा। तो कहें बस यही चीज़ अब मुझे आपको समझानी है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो ऐसा नहीं कि किसी भी ऑर्बिट में मन किया वहीं रिवॉल्व कर लिए। हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल होती है और उस एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग एक सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स होती हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एक सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स होती हैं जहां पर वो रिवॉल्व करने का कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, और उन ऑर्बिट्स को हम लोग बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट्स। और इलेक्ट्रॉन अगर अपने घर से जंप करके कहीं गया है तो पैसे खर्च करेगा, वहां से आया है तो पैसे खर्च करेगा, लेकिन अगर अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें कोई भी उसको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, और उस ऑर्बिट को हम लोग बोलेंगे स्टेबल ऑर्बिट। आई होप बात समझ में आई होगी स्टेबल ऑर्बिट की। तो यहां लिखा हुआ है electrons can revolve only in certain discrete non-radiating orbits called stable orbits, while in these orbits they do not emit energy। मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डिस्क्रीट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जहां पर वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ रिवॉल्व कर रहा है ना, तो ड्यूरिंग दिस रिवोल्यूशन इट विल नॉट रेडिएट एनी एनर्जी एट ऑल। लेकिन अगर उसने जंप करके यहाँ आया तो अब क्या हुआ, उसने एनर्जी रिलीज की और फिर यहाँ पे रिवॉल्व करने लगा। तो यहाँ पे हम क्या समझ पा रहे हैं कि अपनी अगर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वहाँ पर उसको एनर्जी रेडिएट करने की जरूरत नहीं है, और उस ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट। ठीक है भाई, मान लिया, तुमने बोला सही बोला। लेकिन आखिर ये स्टेबल ऑर्बिट्स हैं कितनी डिस्टेंस पे? अगर मैं बात करूं, ये एक हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी न्यूक्लियस है, तो इसकी ये भी तो ऑर्बिट हो सकती थी, ये भी तो ऑर्बिट हो सकती थी, ये रेड इतनी डिस्टेंस पे तो हो सकती थी, ये भी तो हो सकती थी, ये भी तो हो सकती थी, ये भी तो हो सकती थी। तो ये वाली ही क्यों हमारे पास स्टेबल ऑर्बिट्स मानी जाएंगी? जरा आप मुझे ये बताइए, यही स्टेबल है, यही स्टेबल है, यही स्टेबल है, ऐसा क्यों? हाँ, अब ये बात मेरी समझिए, देखिए कैसे बोलता हूं मैं। तो उन्होंने कहा दो चीजें समझिए। वो ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट होगी जिसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। वो ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट होगी जिसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। कहने अच्छा एंगुलर मोमेंटम क्या? कहने कुछ नहीं, अगर m मास का ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है और इसकी रेडियस यहां से स्मॉल r है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? mvr। और ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और इस किसके बराबर? n = h/2π। ये है, अगर ये कंडीशन फॉलो कर गया तो ये ऑर्बिट क्या होगी? स्टेबल ऑर्बिट होगी, अदरवाइज ये स्टेबल ऑर्बिट नहीं होगी। कहीं ठीक है भाई, मान लेते हैं, लेकिन क्या और कोई कंडीशन है?
कि हाँ। तुम्हारे सपने में आया था क्या कि एंगुलर और जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो NH/2 के इक्वल होगा? कि नहीं, उसका एक और एक्सप्लेनेशन है। कि क्या है? कि देखिए, तो उन्होंने कहा देखो कुछ दिन पहले मैं जो है डी ब्रॉगली की भी कॉन्फ्रेंस में गया, उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी। डी ब्रॉगली वेव्स के बारे में मुझे बताया था। कि हाँ ठीक है, क्या होता है डी ब्रॉगली वेव्स? उन्होंने कहा देखो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं वहाँ पढ़ के आया था, मैंने ये पाया कि उन्होंने कहा था कि जब भी कोई मास v वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा तो अपने पीछे एक वेव एसोसिएट करेगा, उसको डी ब्रॉगली वेव्स कहते हैं। तो वो डी ब्रॉगली वेव, अब सुनिएगा ध्यान से, अगर ये ऑर्बिट स्टेबल है तो एक और कंडीशन सुनिएगा, अगर ये m मास का पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो अपने पीछे एक वेव एसोसिएट करेगा, और अपने पीछे ये वेव अपने पीछे एसोसिएट करेगा। और अगर बच्चे ये सरकमफ्रेंस, इन्होंने कहा क्या कंडीशन, एक और समझिएगा, अगर कोई ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट है तो उसकी एक और कंडीशन सुन लीजिए, अकॉर्डिंग टू बोर्स, उसका सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होगा? इस जो वेव एसोसिएट हुई है ना, इसकी एक वेवलेंथ लैम्डा, फिर आ गया दूसरा 2 लैम्डा, फिर ये 3 लैम्डा, तो कितना होना चाहिए? n लैम्डा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है बच्चे तो ये ऑर्बिट क्या होगी? स्टेबल ऑर्बिट होगी। और दूसरी जो कंडीशन बताई थी मैंने, क्या बताई? कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होना चाहिए? NH/2 के। बेटा याद रखना है, दोनों ही फॉर्मूले आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या सर इसको इससे प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर हम एक काम करें, इस 2 को इधर ले आए तो R कैन बी रिटन एज n λ/2, ठीक है सर। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ा है ना हमने, H/mv, ये थी डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू को रख देते हैं NH/2 और ये mv पूरा इधर आ गया। तो देखो भाई, क्या हम कह सकते हैं कि ये mvr NH/2 के इक्वल होगा? बोलो भाई, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि कैसे इन्होंने ये कंडीशन दे दी है। 2 मार्क्स में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये स्टेबल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जो हमारे बोर्स थे, बोर्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया, आई होप आपको वो क्लियर है। देखिए, नंबर 1 थिंग, पहले स्टेबल ऑर्बिट्स की बात बताई। नंबर दूसरा, कंडीशन बताया कि ये कंडीशन होगी तो हमारा वो ऑर्बिट क्या होगा? स्टेबल ऑर्बिट होगा। और जो एक सारे बच्चों की दिक्कतें थी, सारे जो वहाँ पे लोग थे, दिक्कतें थी कि वो डिस्क्रीट नहीं है, ये है वो है, तो अब डिस्क्रीट वाली बात भी सुन लीजिए। अगर कोई एक ऑर्बिट, इसको मैं हटा देता हूँ पूरे को, पहले इनको हटा दूँ तब ये हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओफो, एक सेकंड, ये इधर आया, हाँ ये चीज़, ठीक है, ये देखो, इसमें हम ले जाते हैं, चलिए इधर आया। अब जैसे ये यहाँ पे ये है, तो उन्होंने कहा स्टेबल ऑर्बिट्स क्या होंगी? तो मैंने कहा स्टेबल ऑर्बिट्स वो हैं कि अब आपको ये एनर्जी वाला कैसे कॉन्सेप्ट हमें समझना है बच्चे। यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, इधर कोई एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, इसको ई इनिशियल हम लोग बोल देंगे। क्या बोलेंगे? ई इनिशियल। एक सेकेंड, इसको हम लोग बोल दिए ई इनिशियल था। यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है, ऊपर वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। एक सेकेंड रुक जा यार। यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो ये इसको हो गया ई इनिशियल, ठीक है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फाइनल ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, फाइनली ये जंप करके किसी दूसरे ऑर्बिट में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है सपोज, तो अब इसकी एनर्जी लेवल हो गई ई फाइनल। तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा थी, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो बच्चे, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो तो वहाँ की एनर्जी ज़्यादा हो रही है और पास वाले की एनर्जी कम हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा था तो ज़्यादा एनर्जी थी, यहाँ कम एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहाँ से, तो ये यहाँ पे एनर्जी रेडिएट करेगा
और यही एनर्जी कौन सी है, एच न्यू है। और ये जब 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 जंप करेगा तब तब आपको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलेंगे। अब समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली कहीं एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो आपको एनर्जी रिलीज करने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे ऑर्बिट में जंप करके नीचे आएगा वो एनर्जी रिलीज करेगा। मान लो सर अगर नीचे ऑर्बिट वाला एनर्जी एब्जॉर्व करके ऊपर गया तब तो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, ठीक है ना। जब नीचे वाला को एनर्जी कम है, ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मिली, तब वो हायर एनर्जी पे गया। एग्जाम्पल समझो, गांव का बच्चा यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा था, नौकरी कर रहा था 10,000 की, उसको कहेंगे नहीं बाहर जा करके कुछ करना है तो कहीं थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तभी तो बाहर जा पाएगा, बड़े शहर में जा पाएगा, वहाँ रह पाएगा। लेकिन अगर वहाँ सर्वाइवल नहीं हुआ तो 2-4-6 महीने रहेगा, लेकिन जो पैसा वो कमाया लेकर के फिर से गांव आ गया और वो पैसा खर्च हो गया, एच न्यू के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो लिखा भी हुआ है ई इनिशियल माइनस ई फाइनल इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ सकता है कि बोर्स की रेडियस को डिराइव करें, बोर्स की रेडियस के एक्सप्रेशन को डिराइव करें। तो रेडियस का एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है। सर कैसे हुआ हमें ये नहीं पता, इसको डिराइव कैसे करेंगे ये बताइए, ठीक है ना। तो डिराइव कैसे करेंगे ये बताना है, तो चलो देखो। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर्स स्टेबल ऑर्बिट, है ना। स्टेबल ऑर्बिट अगर है तो उसकी रेडियस का एक्सप्रेशन क्या होगा। भैया ये एक बात बता दूं, 100% आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड चीज़ें आने के चांसेस हैं, तो इसको ज़रूर थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये आपका न्यूक्लियस है जिसमें Ze आपका पॉजिटिव प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है जिसमें E है। R रेडियस सपोज यहाँ पर है, तो कितनी रेडियस पे स्टेबल ऑर्बिट होगा, इस चीज़ को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक डेरिवेशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी रेडियस को कैसे डिराइव करते हैं वो देखते हैं बच्चे। अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस हमें डिराइव करना है, एक्सप्रेशन ऑफ स्टेबल ऑर्बिट, तो भैया सिंपल सी बात है, लैंग्वेज तो आप लिखोगे ही। क्या लैंग्वेज लिखने वाले हो कि लेट अस कंसीडर अ न्यूक्लियस हैविंग charge Ze and at a distance r an electron is revolving around the nucleus, and the concept of this electron can be revolved in the circular orbit when it have a centripetal force. That centripetal force is provided by electric force. centripetal force कितना होगा, mv square upon r, और ये कितना हो जाएगा Q1 बोले तो Ze इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर गया तो यहाँ एक आर की वैल्यू आ गई KZe स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू बोर्स कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बोर्स कंडीशन, बोर्स कंडीशन क्या होने वाला है, अकॉर्डिंग टू बोर्स कंडीशन। तो भैया उनकी कंडीशन सबको पता है, क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन थी बच्चे, उनकी कंडीशन ये है कि mvr एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से r कैन बी रिटन एज nh अपॉन 2 पाई इंटू mv। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जैसे ही आप बच्चे यहाँ पे आ गए तो आप क्या करने वाले हो, अब जैसे ही आप करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मैच करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मैच करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं और साइड में करते हैं। जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैच करेंगे तो क्या होने वाला है, आप लिखोगे कि NH अपॉन mv इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, अच्छा यहाँ के ही रखते हैं हम लोग, इसको के ही रखें, के Ze स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। तो एक v से v कैंसिल हुआ,
m से m कैंसिल हुआ, तो आप देख सकते हो v की वैल्यू कितनी आ रही है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन इंटू 2π/NH। तो याद रखना कई बार वो पूछता है कि रिवॉल्विंग वेलोसिटी ऑर्बिटल बढ़ने के साथ क्या रिलेशन फॉलो करता है। रिवॉल्विंग वेलोसिटी क्या रिलेशन रखता है ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ। तो जैसे जैसे ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है ना। अब बस इस v की वैल्यू को उठा करके सेकंड में रख दो, वी विल गेट द आंसर। पुट द वैल्यू v इन इक्वेशन सेकेंड, या फर्स्ट में भी रख सकते हो। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द फॉर्मूला r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π² e² mkz। तो भैया एक बात बताओ कौशर, आपको याद था क्या? आपने तो डेराइव भी नहीं किया। हाँ, जानबूझ के मैंने इसे लिखा, हालांकि डेराइव कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें तुम्हें भी याद करना समझाना है। ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। कैसे याद होगा सर? 3 पार्ट में याद कर लो। कैसे सर 3 पार्ट में? देखो, n² h² तो ऊपर होना ही होना है, 4π² e² कांस्टेंट है, इनको अलग रख लो, और mkz को अलग रख लो। 3 पार्ट तो याद रहेंगे, है ना। तो बस वैसे ही हमको यहाँ पे काम कर देना है। 3 पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरह से याद रखना, n² h² अपॉन 4π² e², और mkz जैसे mks सिस्टम होता था वैसे mkz होगा। n² h² ऊपर होना ही है, 4π² e² कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना बच्चे, ठीक है। तो जब आपको ये याद हो गया, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सर ठीक है, रेडियस का एक्सप्रेशन तो हमें याद हो गया, टोटल एनर्जी कैसे याद करेंगे? तो देखो भाई, अब एक बात सुनो, टोटल एनर्जी के लिए भी हम लोग बात कर लेते हैं कि टोटल एनर्जी कैसे आएगी। तो देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व होता है ना, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व होता है तो उसके पास 2 तरह की एनर्जी होती है। उसके पास 2 तरह की एनर्जी होती है। एक होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और वो एक होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। v वेलोसिटी से जाएगा, तो एक है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, m मास का ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी से जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और इसके बाद अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो सर कैसे निकालें? ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे इसको काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें? तो पोटेंशियल एनर्जी तो बड़े आराम से आप लिख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी अगर बात करें किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की, तो वो हो जाएगी -kZe इंटू ई। सर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस में है ना, और पोटेंशियल एनर्जी के केस में आपको बच्चे साइन को कंसीडर करना है। ये तो पॉजिटिव हो गया लेकिन वो तो नेगेटिव है, तो k q1 q2/r² r फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपका देखो ये एक इक्वेशन आ गई किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। अब बात करते हैं सर काइनेटिक एनर्जी की। मैंने फिर से बोला, काइनेटिक एनर्जी दुनिया में हमेशा ½ mv² होता है, तो इसके टर्म में कैसे आएगा? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, निकाल के लाते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ये हो जाएगा mv²/r, ये हो जाएगा kZe इंटू ई अपॉन r², r से r कैंसिल आउट, डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बिकम काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो अब काइनेटिक एनर्जी का टोटल किसी ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? वो आ गया kZe² अपॉन 2r। देखो भाई, ये यहाँ से आपको मिल गया। ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ये आपका ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ, और ये आपका काइनेटिक एनर्जी मिल गया, ठीक है। तो जब ये दोनों मिल गए बच्चे, अब कैसे रिलेट करें, टोटल एनर्जी कैसे निकाल दें? तो सबको पता है सर, टोटल एनर्जी तो दोनों का सम ही होगा। तो टोटल एनर्जी क्या आने वाला है? तो टोटल एनर्जी जो होगा बच्चे, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करने गए, दैट विल बी माइनस, पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं पहले, kZe² अपॉन r, ये प्लस में है, प्लस kZe² अपॉन 2r। योर टोटल एनर्जी फॉर्मूला बिकम -½ kZe²
जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है बच्चे, आई होप कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी तुम्हारे। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब सर यहाँ से इनमें इनमें और इसमें कोई रिलेशन है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें टोटल एनर्जी पता चल चुकी हैं, अगर तुम्हें टोटल एनर्जी पता चल गया है, तो टोटल एनर्जी पता चलने के बाद वो तुमसे पूछ सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग स्पीड कितनी है, सॉरी रिवॉल्विंग काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इस ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो इनमें ये आपको याद ये पता रहेगा। इन फ्यूचर में आपको बता दूंगा कि पहले ऑर्बिट की कितनी टोटल एनर्जी होगी, सेकंड ऑर्बिट की कितनी होगी, थर्ड की कितनी होगी, ये सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, आने वाले समय में बताने वाला हूँ। अब वो पता रहेगा, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे कि इसकी पोटेंशियल कितनी है, काइनेटिक कितनी है। तो याद रखना, एक यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, जरा देखिए फॉर्मूला देखिए, रिलेट करिए। क्या केवल माइनस साइन का फर्क है? तो लिख सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो माइनस टोटल एनर्जी है। ठीक है ना, और जो पोटेंशियल एनर्जी है, अब जरा देखो यहाँ केवल 2 लगा दें तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। आप देख सकते हो, सॉरी, जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी आ जाएगी। ये देखिए 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। सर ये कैसे आया, ये नहीं समझ में आया? नहीं आया, देखो इसी जगह पे देखो, यहाँ -2 है ना, देखिए -2 है, ये -2 है। तो अगर हम यहाँ पे हमको इस 2 नीचे लाना है, तो एक का 2 मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो ये पूरी हमारे लिए, जैसे यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो ये पूरा बन गया टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना हो गया? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे, अब अगर ये चीज़ें तुमको याद रहेंगी तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन सर अब टोटल एनर्जी की वैल्यू हमें कैसे पता करेंगे, कैसे याद करेंगे, ये तो बताएंगे। हाँ, ये चीज़ बताने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और देख लो, जैसे अब आपने अभी टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या निकाला? -kZe² अपॉन 2r। सर अगर हम रेडियस की वैल्यू रख दें, अभी याद कराया था मैंने आपको रेडियस की वैल्यू क्या? n² अपॉन 4π² mkz। जैसे ही nr की जगह पे ये पूरी वैल्यू रखेंगे तो टोटल एक्सप्रेशन क्या होने वाला है? टोटल एनर्जी जो किसी ऑर्बिट की है -kZe² अपॉन 2n² इंटू 4π² mkz। किसी ने कहा सर ये याद करना पड़ेगा क्या? भैया तुरंत डिराइव करो। क्या मुझे याद है? नहीं भाई, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैंने डिराइव कर दिया। तो तुमको भी डिराइव करना है, तो ये तो याद रखना है, बस आर की वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगा। आफ्टर पुटिंग ऑल कॉन्स्टेंट्स, आफ्टर पुटिंग ऑल कॉन्स्टेंट्स, सारी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखने के बाद, जैसे ही सबकी वैल्यू रखोगे तो आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये Z² अपॉन n²। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भैया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले की याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद करने की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर ये याद करने की ज़रूरत है। सर Z क्या होता है? Z होता है एटॉमिक नंबर किसी भी ऑर्बिट का। एटॉमिक, हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1, हीलियम है तो 2, लिथियम है तो 3, इस तरह से। N क्या है? नंबर ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स। तो अब देखो हम लोग अगली पीपीटी में चलते हैं, फॉर्मूले देखते हैं पहले। ये देखिए फॉर्मूले ज़रा देख लो यहाँ पे, ये आपने देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ना हम लोगों ने, आप चाहे तो मैच करा लीजिएगा। हम लोगों ने यही फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, जो वहाँ पे डिराइव किया वो ये निकल के आया है, और हमें याद क्या करना है? वो ये याद करना है। ठीक है ना। रेडियस के केस में अगर डायरेक्ट वैल्यू हमें याद रखनी है कि सर कौन सा डायरेक्ट फार्मूला, आफ्टर पुटिंग ऑल द कांस्टेंट योर फार्मूला विल बिकम 0.53 n² z। तो यानी रेडियस किस में डिपेंडेंट है? ऑर्बिट के किस रिलेशन में डिपेंडेंट है? तो रेडियस जो है वो ऑर्बिट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
टोटल एनर्जी किससे रिलेटेड है? टोटल एनर्जी ऑर्बिट के जो स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मैंने जो यहाँ पे आपको पीपीटीज दिखाई हैं जिसमें हम लोगों ने डेरिवेशन किया है वो देख सकते हो, रेडियस का एक्सप्रेशन है। फिर उसके बाद हम लोगों ने टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है वो देखा है। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। अब एक चीज़ और देखना है हमें, वो क्या देखना है? वो ये देखिए ज़रा। अब जैसे कहा कि सर हमें टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे याद होगा, वो याद करना है, तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ। फिर हम लोग एक डेरिवेशन पर आते हैं जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। जैसे अब हमें सपोज ये है पहली ऑर्बिट, ये है दूसरी ऑर्बिट, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ आ गया। ठीक है, दूसरी ऑर्बिट। ठीक है ना। नेक्स्ट वन ये है थर्ड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है ये आ गया। कितनी हो गई? 1 2 3 4। एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं, ये 5। ठीक है, तो ये 5 ऑर्बिट्स मैंने यहाँ पे बना दिए, ये 5 ऑर्बिट्स मैंने बना दिए। अब देखो इनको 5 ऑर्बिट्स बनाए तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अब अगर मुझे इनकी सबकी एनर्जी चाहिए, थोड़ा सा इसको फिगर को बड़ा कर लेते हैं। अगर मुझे इनकी एनर्जी को देखना है तो कैसे हम लोग इनकी एनर्जी को देख सकते हैं? तो फॉर्मूला मुझे पता है ना, कौन सा फॉर्मूला? टोटल एनर्जी का पता है मुझे, टोटल एनर्जी का -13.6। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए है तो Z की वैल्यू मैं 1 कर लूँगा, ये फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है ना। और ये किस में होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिट, देखो अगर n की वैल्यू को मैं 1 रखता हूँ, n वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 3 हो सकती है, n की वैल्यू 4 हो सकती है, n की वैल्यू 5 हो सकती है। अब अगर n की वैल्यू मेरी 1 है तो क्या होगा? n की वैल्यू 1 है तो ये है तुम्हारा फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिट, है ना। ये है सेकेंड स्टेबल ऑर्बिट, थर्ड स्टेबल ऑर्बिट, फोर्थ स्टेबल ऑर्बिट, फिफ्थ स्टेबल ऑर्बिट। ठीक है। अब ये एक चीज और याद रखना, एक कई बार क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछता है कि ये स्टेबल ऑर्बिट ना देकर के वो तुमसे बोलता है ग्राउंड स्टेट की वैल्यू, इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। ये तुम्हारा ग्राउंड स्टेट होता है, मतलब ग्राउंड फ्लोर। फिर ऊपर जाएंगे तो कौन सा होगा? फर्स्ट फ्लोर। तो जैसे ये ग्राउंड है तो ऊपर गए तो क्या हुआ? फर्स्ट फ्लोर। तो n की वैल्यू 2 को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट फ्लोर। क्या बोलेंगे? फर्स्ट फ्लोर। सेकेंड फ्लोर, यानी फ्लोर मैंने भी लिख दिया यहाँ पे, यहाँ फ्लोर नहीं लिखना मुझे यहाँ पे इसको लिखना है एक्साइटेड स्टेट। मैं फ्लोर क्यों लिख रहा हूँ वो तुम्हें समझाने के लिए बोला। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। थर्ड, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ। तो याद रखना जब भी कभी एक्साइटेड स्टेट तुमको दे तो n की वैल्यू एक प्लस करके लेना है। अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो मतलब n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। लेकिन अगर स्टेबल ऑर्बिट्स के टर्म में दिया है तो जो n की वैल्यू बोल रहा है एज इट इज वही उठा लो। ठीक है ना। जैसे थर्ड स्टेबल ऑर्बिट है तो n की वैल्यू कितनी लेंगे? 3। तो बस अब टोटल एनर्जी हम लोग देखते हैं भाई। टोटल एनर्जी यहाँ पे देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा या इसको साइड कर सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे आया, अब हम लोग अगर बात करें E1 की कि कितनी एनर्जी होगी, तो भैया देखो पहली जो स्टेबल स्टेट है E1 की वैल्यू आ जाएगी n की वैल्यू 1, तो ग्राउंड स्टेट की वैल्यू आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर E2 इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? इसकी वैल्यू आने वाली है E2 की वैल्यू, जैसे ही वहाँ 2 रखोगे तो आंसर आ जाएगा -3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 4 आ जाएगा, 4 से करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है ना। थर्ड E3 की वैल्यू कितनी आएगी? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
जैसे ही यहाँ 4 का स्क्वायर रखोगे तो E4 की वैल्यू माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। E5 की वैल्यू 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये सारी वैल्यू कैसी होंगी, माइनस साइन के साथ। किसके साथ, माइनस साइन के साथ। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है कि फर्स्ट आया ग्राउंड स्टेट तो n की वैल्यू 1, तो सेकंड स्टेबल ऑर्बिट तो n की वैल्यू, स्टेबल ऑर्बिट जब भी बोलूंगा तो सेम वैल्यू n की लेनी है। एक्साइटेड स्टेट बोल दूं +1 कर देना। अगर मैं बोलूं थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो n की वैल्यू 4, जैसे ही 4 रखोगे यहाँ वैल्यू ये आ गई। तो इन वैल्यूज को आपको याद करके चलना है। अब जरा देखो, मैंने बताया था ना कि अगर अब कोई इलेक्ट्रॉन है ये 5th से यहाँ गिरा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और वही तुमको क्या देने वाला है, वही तुमको स्पेक्ट्रल सीरीज देने वाला है। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। तो ये चीज यहां तक हम लोगों ने कर रखी है। अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल, भैया इसका न्यूमेरिकल 100% मान लो आएगा जरूर, ठीक है ना, आता है, और हम लोग इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आया फॉर्मूला, सर ये वाला फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, थोड़ा मुझे बताएंगे। हाँ, तो ये फॉर्मूला देख लो कैसे डिराइव होता है। ये फॉर्मूला आया कि अगर मान लो यहाँ पे कोई एक ये स्टेबल ऑर्बिट थी, एनर्जी इसकी E1 थी, और यहाँ से फाइनली ये जो है इस ऑर्बिट में जा रहा है और इसकी फाइनल एनर्जी EF है, तो ये एनर्जी जब रिलीज करेगा तो h न्यू करेगा। तो हम लोग यहाँ पे कैसे डिराइव करने वाले हैं, E इनिशियल माइनस E फाइनल इज इक्वल टू h न्यू। तो यहाँ से कितना आया, -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यानी n इनिशियल का स्क्वायर माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी बाद में, 13.6 z स्क्वायर अपॉन n फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा। आफ्टर सॉल्विंग एंड पुटिंग ऑल द वैल्यूज, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा r, और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है, याद नहीं रखोगे चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है ना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आना है 101%, कि आपको बस ये देखना है कि फाइनली इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में था और फाइनली कहाँ जा रहा है। थर्ड से अगर वो फर्स्ट में आ रहा है तो थर्ड से n इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड, और फाइनली फर्स्ट में गिर रहा है तो n फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो जैसे अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड सीरीज बनती है, और कैसे बनी वो देखो भैया। अगर कभी भी n फाइनल की वैल्यू 1 हो गई, ये चीज याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत 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 जरूरी। n फाइनल की वैल्यू 1, इनिशियल कुछ भी हो, देखो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। लेकिन अगर n फाइनल 1 है तो कौन सी सीरीज मिलेगी, लाइमन सीरीज। और कौन सी रेज निकलेंगी, यूवी रेज निकलेंगी। अगर n फाइनल की वैल्यू हो गई 2, n फाइनल की वैल्यू हो गई 2, तो जब भी n फाइनल की वैल्यू 2 हो जाएगी, n इनिशियल 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, डजंट मैटर, तो ये कौन सी वैल्यू हो जाएंगी, बाल्मर सीरीज और विजिबल रेंज। कौन सी, बाल्मर सीरीज, विजिबल रेंज। अब n फाइनल की वैल्यू अगर 3 हो गई और इनिशियल कुछ भी है, पार्शियल सीरीज और इंफ्रारेड। अब बाकी जितनी भी है सब इंफ्रारेड देंगे, बाकी कौन सी, तो याद रखना है यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड, यूवी, विजिबल और बाकी सब इंफ्रारेड। तो लाइमन ब्रैकेट पार्शियल, लाइमन बाल्मर पार्शियल ब्रैकेट पीफंड सीरीज। तो अगर n फाइनल की वैल्यू 5 है तो पीफंड, n फाइनल की वैल्यू 4 है तो ब्रैकेट सीरीज। तो इस तरीके से इनको याद रखना, और इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग जरूर प्रैक्टिस करेंगे अपनी प्रैक्टिस सीरीज में, तो आपको इस चीज को देखना है। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और ये कैसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकलेगी, लॉन्गेस्ट, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है, बोलता है बाल्मर सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना होगा। तो जब भी कभी भी लॉन्गेस्ट चाहिए, लॉन्गेस्ट, तो n इनिशियल की वैल्यू, देखो जब दूर की बात करें तो वो चीज बगल में ही मिल जाएगी, n इनिशियल क्या लेना है, n फाइनल +1। ठीक है ना, मतलब जैसे अगर मान लो कोई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, और किसका चाहिए, लाइमन सीरीज का, तो लाइमन सीरीज है तो n फाइनल की वैल्यू तो 1 है,
एन इनिशियल क्या लेंगे, तो बोला फाइनल की वैल्यू अगर 1 है तो उसमें +1 कर दो तो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देगा। तो यानी इतनी सारी में से कौन लॉन्गेस्ट दे रहा होगा, 1 के ऊपर कौन है 2, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दे रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट चाहिए होता, अगर हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, शॉर्टेस्ट, तो जो शॉर्टेस्ट बगल में मिल सकता था वो बगल में ना मिलेगा, वो कहाँ जाएगा, दूर से मिलेगा, मतलब एन इनिशियल की वैल्यू वहां पे इन्फिनिटी रखनी पड़ेगी। याद रखना इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है बच्चे। तो अभी तक हम लोगों ने एटम की थ्योरी को कंप्लीट करके रखा हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, पहले एटम के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद न्यूक्लियाई की थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग ये थ्योरी यहीं तक रिवाइज करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे एटम के क्वेश्चंस। थैंक यू।